नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के लिए जो हम टॉपिक वाइज भौतिक विज्ञान की सीरीज चला रहे थे उसका जो अगला भाग है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं ध्वनि के बारे में। ध्वनि से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यह फिजिक्स का 7वां टॉपिक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ध्वनि का जो वेग है सर्वाधिक किसमें होगा, आपसे पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मैंने आपको ध्वनि की गति के बारे में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो ध्वनि होती है वह उसको चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। बिना माध्यम की वह गति नहीं कर सकती। जो ध्वनि होती है उसको जो है चलने के लिए, गति करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो आप इसे याद रखिएगा, ध्वनि जो होती है यह निर्वात, अब ध्यान दीजिएगा, ध्वनि जो होती है निर्वात या शून्य में गति नहीं कर सकती। इसे आप ध्यान दीजिएगा, जो ध्वनि होती है निर्वात या शून्य में गति नहीं कर सकती। तो फैक्ट आपको याद रखना है। तो प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है? प्रश्न में हमारा पूछा गया है कि ध्वनि का वेग दिए गए ऑप्शंस में से किसमें सर्वाधिक होगा। तो ध्वनि का जो वेग है दिए गए ऑप्शंस में से सर्वाधिक होगा धातु में, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। धातु में जो है ध्वनि का वेग सर्वाधिक होगा। तब इसे याद रखिएगा, ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होगा। तो अगेन इसमें इस्पात ये आपका आंसर होगा। इस्पात में जो है आपका ध्वनि का वेग जो है सर्वाधिक देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन आपका जो सेकेंड प्रश्न का है वह भी बी ही सही हो जाएगा, इस्पात में। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और ध्वनि तरंगों के बारे में यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। इसमें से कौन सा कथन सही है आपसे पूछा गया है। तो पहला कथन क्या कह रहा है, ध्वनि तरंगे निर्वात में चल सकती हैं। तो मैंने अभी इसके बारे में आपको बताया है कि जो ध्वनि तरंगे होती है निर्वात या शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं, गति नहीं कर सकती हैं। तो पहला कथन आपका गलत हो गया। ध्वनि तरंगे केवल ठोस में चल सकती हैं, तो इसको आप अभी होल्ड पे रखिए, सेकेंड ऑप्शन को होल्ड पे रखिए। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, केवल गैसों में चल सकती हैं, तो इसको भी आप होल्ड पे रखिए। लेकिन चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में जो है आपकी ध्वनि तरंगे चल सकती हैं। तो आपको याद रखना है ऑप्शन जो आपको डी है यहाँ पे दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। एक चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं आपको बार बार बताते चल रहा हूँ कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं इनके चलने के लिए, इनको गति करने के लिए, ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ध्वनि तरंगे निर्वात या शून्य में गति बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो आप इसे याद रखिएगा। तो आपकी जो ध्वनि तरंगे होती हैं ठोस और गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। तो ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे दिया गया बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस में नहीं चल सकती हैं। तो मैंने अभी आपको इसके बारे में बताया है कि आपकी जो ध्वनि तरंगे होती है वो निर्वात में नहीं चल सकती, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्वनि तरंगे जो है आपकी निर्वात में नहीं चल सकती। तो आप इसे याद देखिएगा। तथा आपकी जो ध्वनि तरंगे होती है इनको हम मैकेनिकल वेव्स, यानी कि इनको हम यांत्रिक तरंग के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहता है, आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है, जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका क्या अपरिवर्तित रहता है। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी जो आवृत्ति होती है वो अपरिवर्तित रहती है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसकी आवृत्ति यानी कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ध्वनि तरंग की वह बदलती नहीं है, चेंज नहीं होती है, अपरिवर्तित रहती है। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसकी आपकी जो ध्वनि तरंगे होती हैं इनकी तो आवृत्ति तो बदलती नहीं है, परंतु इनका जो तरंग दैर्ध्य होता है और इनकी जो चाल होती है वह बदल जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा, जब ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती हैं तो उनकी तरंग दैर्ध्य और चाल तो बदल जाती है, परंतु उनकी जो आवृत्ति होती है वह नहीं बदलती है, आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। और इको के बारे में यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि यानी कि इको सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए, आपसे पूछा गया है। तो अगर आपको स्पष्ट रूप से अपनी प्रतिध्वनि को सुनना है तो आप मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, ये आप हैं और आप यहाँ पे हैं और आपके यहाँ ये एक परत है, तो आपके मध्य और इस दीवार के मध्य कम से कम कितनी ध्वनि होनी चाहिए, मतलब कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे आप स्पष्ट रूप से अपनी प्रतिध्वनि को सुन सकते हैं। तो आप और आपकी जो परावर्ती सतह है इसके मध्य दूरी होनी चाहिए कम से कम 16.5 मीटर की, लगभग आपका 17 मीटर मान लीजिए, यानी कि
लगभग 16.5 फीट, सॉरी यहाँ पे 16.5 मीटर होगा, यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे है। तो 16.5 मीटर की कम से कम दूरी होनी चाहिए सुनने वाले के मध्य और परावर्तित सतह के मध्य। तो आप इसे याद देखिए, अगर आपको अपनी प्रतिध्वनि को, अपनी इको को सुनना है तो आपके मध्य और आपकी जो परावर्तित सतह है जहां से ध्वनि आपकी टकरा कर वापस आएगी, इन दोनों के मध्य जो है 16.5 मीटर यानी कि लगभग 16.5 मीटर की दूरी तो कम से कम होनी ही चाहिए। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 16.5 मीटर। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और ध्वनि का वेग जो है वायु में कितना होता है, आपसे पूछा गया है। तो ध्वनि का वेग जो है आपका वायु में कितना होता है, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। ध्वनि का वेग वायु में आपको मिलेगा 330 मीटर प्रति सेकेंड। आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, 330 मीटर प्रति सेकेंड जो है ध्वनि का जो वेग होता है वायु में होता है। तथा स्टील में आप ध्यान दीजिएगा, स्टील में जो है ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, नहीं कि स्टील यानी कि इस्पात इसको आप कह सकते हैं। तो इस स्टील में कितना था, 5960 मीटर प्रति सेकेंड। आप याद कर लीजिएगा, 5960 मीटर प्रति सेकेंड स्टील में ध्वनि की चाल होती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आप हमारा है, और चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते हैं, आपसे पूछा गया है। तो चंद्रमा के धरातल पर जो है आपको पता होगा यहाँ पर वायुमंडल उपस्थित नहीं है। तो वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण दो व्यक्ति जो होते हैं वे एक दूसरे की बात को नहीं सुन सकते, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अगला प्रश्न आप हमारा है, और अल्ट्रासोनिक वेव्स की आवृत्ति आपसे पूछी गई है कितनी होती है। तो अल्ट्रासोनिक जो आपकी वेव्स होती हैं इनकी आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं जिनको हम पराश्रव्य तरंगे कहते हैं, इनकी जो आवृत्ति होती है वह होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार की आवृत्ति को हमारे कान नहीं सुन सकते हैं, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा जो मानव के कान होते हैं यानी कि हमारे जो कान होते हैं ये किस प्रकार की आवृत्ति के लिए सुग्राही होते हैं, तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के मध्य की जो ध्वनियाँ हैं हमारे कान सुन सकते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की ध्वनियाँ जो है हमारे कान नहीं सुन सकते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा पराश्रव्य ध्वनियों की जो आवृत्ति होती है वो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो सोनोग्राफी में आप याद देखिएगा, सोनोग्राफी में जो है पराश्रव्य ध्वनियों का इस्तेमाल होता है। तो आप इसे याद देखिएगा, ऑप्शन जो आपका ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपकी पराश्रव्य ध्वनियाँ होती हैं उनका जो इस्तेमाल है आपका सोनोग्राफी में किया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न और कई बार एग्जाम में यह रिपीटेड प्रश्न भी है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, आपसे पूछा गया है। तो डेसिबल का इस्तेमाल किसे नापने के लिए किया जाता है, तो वातावरण की जो ध्वनि होती है यानी कि ध्वनि की जो आवृत्ति होती है उसको हम डेसिबल में मापते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। वातावरण में ध्वनि को जो है मापने के लिए हम डेसिबल का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि वातावरण में ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसको हम डेसिबल में मापते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है, आपसे पूछा गया है। तो जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो लगभग 30 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही है, लगभग 30 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है जब दो लोग आपस में बात करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये फिगर आप याद कर लीजिएगा कि किस माध्यम से कितने ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। तो फुसफुसाहट से लगभग 15 से लेकर 20 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। साधारण बातचीत से आपकी 30 से लेकर 60 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। जेट विमान से यहाँ पे सर्वाधिक ध्वनि जो है उत्पन्न होती है, यानी कि जेट विमान से यहाँ पे आप देख रहे हैं 140 से लेकर 150 के मध्य जो है आपकी डेसिबल में ध्वनि उत्पन्न होती है। तो आप इसे याद रखिएगा, यानी कि जेट विमान जो है सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। इसके बाद ऑर्केस्ट्रा से किस तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो 110 से लेकर 120 के डेसिबल के मध्य जो है और तीव्रता से जो है आपकी ऑर्केस्ट्रा से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके अलावा यंत्र कारखानों से यहाँ पे दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। और ट्रक और मोटरसाइकिल से लगभग 90 से लेके 95 डेसिबल के मध्य की ध्वनि उत्पन्न होती है।
इसके बाद गुस्से में अगर कोई व्यक्ति बातचीत करते हैं, दो व्यक्ति, तो 70 से लेकर 80 डेसिबल के मध्य की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी, यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल गया है, तो इनको आप एक बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए जो सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना होना चाहिए? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार जो एक सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर वो 45 डेसिबल तक होना चाहिए, यानी कि 45 डेसिबल तक की जो ध्वनि है शहर के लिए सुरक्षित मानी गई है WHO के अनुसार। यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि एक शहर है, एक नगर जो है, उसमें जो है अगर 45 डेसिबल तक की ध्वनि स्तर है तो वह शहर जो है ध्वनि प्रदूषण की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही, यानी कि वह शहर जो है ध्वनि प्रदूषण से सुरक्षित शहर, अगर उस शहर में 45 डेसिबल तक की ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और किस स्तर यानी कि डेसिबल से अधिक ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, यहाँ पे 80 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि होती है उसको हम हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा 80 डेसिबल, यानी कि यहाँ पे आप ऑप्शन सी बिल्कुल सही मान लीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। 80 डेसिबल से अधिक की अगर ध्वनि उत्पन्न होती है उसको हम हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और निम्नलिखित में से किस तरंग की लंबाई सर्वाधिक होती है? तो मैंने इसके बारे में पिछले वीडियो में पूरी डिटेल में बताया हुआ है, एक पैराग्राफ एक फोटोज़ के माध्यम से मैंने बताया था कि किस की तरंग की लंबाई यानी कि तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ सर्वाधिक होती है। तो इसमें से वेवलेंथ सर्वाधिक आपकी होगी एक्सरे की, यानी कि एक्स किरणों की, यानी कि आपकी जो रेडियो वेव्स होती हैं इनकी जो की तरंग दैर्ध्य होती है, जो वेवलेंथ होती है वो सर्वाधिक होती है, परंतु इनकी जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा यानी कि इनकी जो एनर्जी होती है और इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वह बहुत ही कम होती है, यानी कि सबसे कम इनमें ऊर्जा और एनर्जी देखने को मिलेगी, लेकिन इनकी जो वेवलेंथ होती है सर्वाधिक होती है। वहीं आपकी जो गामा किरणें होती हैं, गामा किरणों की वेवलेंथ सबसे कम होती है, लेकिन गामा किरणों की जो एनर्जी होती है और फ्रिक्वेंसी होती है वो सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा, तरंग गति वाला, उसमें मैंने पूरे कॉन्सेप्ट के साथ इसके बारे में बताया हुआ है। तो सबसे अधिक लंबाई आपको किसकी मिलेगी? एक्स किरणों की मिलेगी। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे रेडियो वेव होगा। यहाँ पे रेडियो वेव यानी कि आपकी जो रेडियो वेव्स हैं इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सर्वाधिक होती है। रेडियो वेव्स की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सर्वाधिक होती है, तथा रेडियो वेव्स की आपकी क्या होती हैं, और रेडियो वेव्स की जो ऊर्जा होती है यानी कि जो एनर्जी होती है, आप ध्यान दीजिएगा, रेडियो वेव्स की एनर्जी और उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है आपकी सबसे न्यूनतम होती है, सबसे कम होती है, परंतु इनकी जो क्या होती है तरंग दैर्ध्य होती है रेडियो वेव्स की, वो सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। आंसर मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे रेडियो वेव होगा। रेडियो वेव की 3 खास बातें आपको याद रखनी है, इनकी वेवलेंथ सबसे अधिक होती है, इनकी ऊर्जा सबसे कम होती है और फ्रिक्वेंसी इनकी सबसे कम होती है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा अगर हम यहाँ पे गामा किरणें अगर आपको दिया होता तो आपकी जो गामा किरणें होती हैं, गामा किरणों के बारे में भी 3 कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। गामा किरणों की वेवलेंथ सबसे न्यूनतम होती है, परंतु गामा किरणों की ऊर्जा और फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक होती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद जो अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी होती हैं? तो आपका जो सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल होता है उसमें कौन सी तरंग का हम इस्तेमाल करते हैं? तो अवरक्त तरंगे जो होती हैं इनका जो है इस्तेमाल आपका टीवी रिमोट कंट्रोल में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, अवरक्त किरणों का इस्तेमाल, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है देख लीजिए, दूरदर्शन प्रसारण में जो चित्र संकेत होते हैं उनका संचरण किसके माध्यम से किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दूरदर्शन में जो चित्र संदेश होते हैं उनका जो संचरण होता है किसके माध्यम से होता है? तो चित्र संदेशों का जो संचरण होता है वो आपका होता है आयाम मॉड्यूलन से, यानी कि चित्र संदेश जो है टेलीविजन में आयाम मॉड्यूलन के द्वारा आते हैं, और जो आपका श्रव्य होता है यानी कि आवाज़ जो होती है किसके माध्यम से आती है? तो आवाज़ आपकी आवृत्ति मॉड्यूलन से आती है, और जो चित्र संदेश का संचलन होता है वो आयाम मॉड्यूलन से होता है। ये दोनों आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तो दोस्तों आज का हमारा जो 7वां टॉपिक था ध्वनि का, उससे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs बन सकते थे उनको हमने यहाँ पे समाप्त कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।